हेलो एवरीवन, वेलकम टू केमहू। आज हम केमिकल काइनेटिक्स में जीरो ऑर्डर रिएक्शन के बारे में बात करते हैं। ठीक है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन में हम यहाँ पे इसकी डिफरेंशियल रेट इक्वेशन के बारे में बात करेंगे, इसके इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन के बारे में बात करेंगे और साथ में जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए हाफ लाइफ किस तरीके से निकाली जाती है उसके बारे में हम यहाँ पे बात करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमने यहाँ पे डेफिनेशन लिखी है। जो जीरो ऑर्डर रिएक्शन होती है वो क्या होती है? ए केमिकल रिएक्शन इन विच द रेट ऑफ रिएक्शन डज नॉट डिपेंड ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट या रिएक्शन। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, जो जीरो ऑर्डर रिएक्शन होती है इसमें रेट ऑफ रिएक्शन कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करती है। मतलब अगर हम रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन को बहुत ज्यादा ले रहे हैं या फिर कम कर रहे हैं, उससे उस पर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, उसकी रेट ऑफ रिएक्शन पे किसी भी तरीके का कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे जो जीरो ऑर्डर रिएक्शन होती है उसमें एन की वैल्यू क्या होती है? तो n इज इक्वल टू हम यहाँ पे जीरो लेते हैं, मतलब ये ऑर्डर है। ठीक है, n की वैल्यू में जीरो रखनी है जब हम इसके रेट ऑफ रिएक्शन की बात करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हम एक हाइपोथेटिकली रिएक्शन सोचते हैं। ठीक है, क्योंकि हमें रेट ऑफ रिएक्शन निकालनी है तो उसके लिए कोई ना कोई आपके पास में रिएक्शन तो होनी चाहिए ना। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करते हैं, एक हाइपोथेटिकल रिएक्शन सोच रहे हैं। जैसे ए कोई रिएक्टेंट आपके पास में और उससे प्रोडक्ट पी बन रहा है। ठीक है, इसको हम आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले मान लो कि जब रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुई थी उस टाइम हम t इज इक्वल टू जीरो मानते हैं। मतलब हमारी रिएक्शन जब स्टार्ट होती है उस टाइम हम टाइम को आगे बढ़ाना स्टार्ट करते हैं। जब रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुई है उस टाइम हमारा टाइम क्या होगा? जीरो होगा। तो देखो, अगर हम यहाँ पे बात करें ए टी इज इक्वल टू जीरो, मतलब टाइम जब जीरो था उस टाइम हमारी रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुई थी। उस टाइम जो रिएक्टेंट है उसकी कंसंट्रेशन कितनी थी? तो हम मान लेते हैं यहाँ पे इसकी कंसंट्रेशन थी ए नोट। अब देखो, रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुई है, इसका मतलब प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन कितनी होगी? जीरो होगी, क्योंकि रिएक्शन अभी स्टार्ट ही नहीं हुई है। अब हम बात करते हैं कि रिएक्शन स्टार्ट हो चुकी है। अब इसके बाद में जैसे मान लो कि कोई रिएक्शन आपकी वो 10 मिनट में कंप्लीट होने वाली है, तो उसके 2-3 मिनट हो चुके हैं। ठीक है, तो कुछ भी टाइम हो चुका है रिएक्शन को स्टार्ट हुए, हम ये बात कर रहे हैं। तो टी एट टाइम टी, मतलब टी टाइम बाद में जो रिएक्टेंट था उसकी कंसंट्रेशन कितनी है? तो हमें पता है कुछ टाइम चला गया है, इसका मतलब रिएक्टेंट कुछ कम हो गया है और कुछ प्रोडक्ट भी आपके पास में बन गया है। तो यहाँ पे हम बोलते हैं कि मान लो इसकी कंसंट्रेशन ए नोट जो स्टार्टिंग में थे, इसमें से कुछ कंसंट्रेशन आपकी प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो चुकी है। तो मान लो कि एक्स आपके पास में क्या हो गया कि प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन आ गई है। तो रिएक्टेंट की स्टार्टिंग की जो कंसंट्रेशन थी उसमें से अगर हम प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन निकाल दें तो आपके पास में टी टाइम बाद में रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन आपको देखने को मिलेगी यहाँ पे। ठीक है, आगे हम बात करते हैं अकॉर्डिंग टू रेट लो। अकॉर्डिंग टू रेट लो, तो रेट लो क्या बोलता है? रेट लो ये बोलता है रेट इज इक्वल टू रेट कांस्टेंट और साथ में रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन और उसकी पावर ऑर्डर। तो ऑर्डर क्या है यहाँ पे? एन की वैल्यू कितनी है? जीरो है, तो इसकी पावर में क्या लग जाएगा? आपके पास में जीरो लग जाएगा। इज इक्वल टू, इसको हम और क्या लिख सकते हैं या फिर हम आगे लिख लेते हैं यहाँ पे। अगर हम यहाँ पे रिएक्शन निकाल रेट ऑफ रिएक्शन निकाले तो रेट ऑफ रिएक्शन आपकी dx अपॉन dt होती है। तो यहाँ पे इज इक्वल टू माइनस dx अपॉन dt। और ये dx अपॉन dt के माइनस लगाया, इसका मतलब कि यहाँ पे जो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन है वो कम होती जा रही है। मतलब रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ रिएक्टेंट। ठीक है, इसको हम बोलते हैं माइनस dx अपॉन dt। तो क्या हम यहाँ पे इसको साथ में रख ले, मतलब इस रेट इज इक्वल टू क्या है? के ए की पावर जीरो इज इक्वल टू माइनस डी एक्स अपॉन डी टी है। तो या हम इसको और क्या लिख सकते हैं? माइनस इसको लेके आ रहे हैं माइनस डी एक्स अपॉन डी टी इज इक्वल टू के एन, और एक की पावर देखो जीरो है, एक की पावर क्या है यहाँ पे? जीरो है। तो इसको हम क्या करेंगे? बिल्कुल, ये तो कंप्लीट जीरो हो गया ना, ये वन वैल्यू आ जाती है। किसी की भी पावर जीरो होती है तो उसकी वैल्यू वन होती है। तो यहाँ पे ओनली आपके पास में क्या रह गया? के रह गया। ठीक है, तो ये आपके पास में यहाँ पे क्या होती है? डिफरेंशियल रेट इक्वेशन होती है। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं। इसके बाद में हम यहाँ पे क्या करते हैं? इसका इंटीग्रेशन करते हैं। ठीक है, इंटीग्रेशन करने से पहले हम क्या करते हैं कि जो डी टी है इसको हम इधर ले आते हैं। तो क्या हो जाएगा आपके पास में? या माइनस डी एक्स इज इक्वल टू के डॉट डी टी, क्योंकि हमें इंटीग्रेटेड रेट रूल निकालना है, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन निकालनी है। और इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन निकालने के लिए हमें इसका इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। ठीक है, तो हम इसका इंटीग्रेशन करते हैं। तो इंटीग्रेशन लेते हैं हम इसका ऑन टेकिंग
इंटीग्रेशन, ऑन टेकिंग इंटीग्रेशन। और जब हम इसका इंटीग्रेशन लेते हैं तो कैसे लेंगे, माइनस इंटीग्रेशन यहाँ पे dx का इज इक्वल्स टू के आपके पास में क्या है, कांस्टेंट है, और कांस्टेंट का इंटीग्रेशन नहीं होता है, तो इसे हम इंटीग्रेशन से बाहर निकाल देंगे और अंदर की तरफ हम किसका ले लेंगे, dt का। ठीक है, अब देखो यहाँ पे साथ में हम लिमिट लगा देते हैं। लिमिट क्या होगी कि अगर हम यहाँ पे कंसंट्रेशन की बात कर रहे हैं तो स्टार्टिंग में कंसंट्रेशन कितनी थी और फाइनली कंसंट्रेशन कितनी हो जाएगी एट टाइम टी पे। तो अब हम लिखेंगे यहाँ पे ए नोट, आपके पास में स्टार्टिंग में कंसंट्रेशन थी ये रही, और फाइनली आपके पास में ए नोट माइनस एक्स हो गई। इस ए नोट माइनस एक्स को आप और क्या लिख सकते हो, ए भी लिख सकते हो। ठीक है भाई, टी इज इक्वल टू 0 पे ए नोट थी और t इज इक्वल टू टी टाइम पे आपके पास में उसकी कंसंट्रेशन ए हो चुकी है। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या लिखते हैं, ए। टाइम की बात करते हैं तो स्टार्टिंग में 0 टाइम था, तो 0 से t के बीच में क्या हो रही है आपके पास में, यहाँ पे लिमिट हमने लगा दी है। अब देखो 1 डॉट dx का इंटीग्रेशन क्या होता है, x होता है, तो माइनस बाहर लगा दिया x और ये लिमिट लगा दी ए नॉट टू ए इज इक्वल टू के आपका है, और 1 डॉट dt क्या होता है, t होता है, तो ये लो t। ठीक है, 1 डॉट dt का इंटीग्रेशन क्या होता है, t होता है, और इसकी ये लिमिट लगा दी हमने यहाँ पे 0 से t। इसके बाद में बात करते हैं, इज इक्वल्स टू माइनस कोष्टक में क्या आ जाएगा, a माइनस ए नोट। भाई x की जगह एक बार हमने a लगाया है और दूसरी बार x की जगह हमने a नोट लगाया है। ठीक है, तो a माइनस ए नोट इज इक्वल्स टू के कोष्टक, एक बार t की जगह t लगाया, माइनस एक बार t की जगह हमने 0 लगाया, या फिर क्या हो जाएगा, माइनस ये तो a माइनस का हो गया और ये माइनस माइनस क्या हो गया आपका, प्लस हो गया, और प्लस ए नोट इज इक्वल टू के टी, क्योंकि k और 0 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या बच गया, k को t से मल्टीप्लाई किया के टी बन गया। या फिर इसको हम और क्या बोल सकते हैं, ए नोट माइनस ए इज इक्वल टू के टी। और ए नोट माइनस ए क्या है, देखो ए नोट माइनस ए, देखो ए नोट माइनस एक्स, यहाँ पे हम लिख देते हैं ए नोट माइनस एक्स इज इक्वल टू हमने ए माना है, या फिर इसको हम और क्या लिख सकते हैं, देखो यहाँ पे ए नोट माइनस ए है, तो ए नोट माइनस इस ए को इधर लेके आ जाते हैं, इज इक्वल टू ये माइनस एक्स इधर जाके प्लस में हो जाएगा, दैट मीन्स ए नोट माइनस ए क्या हो जाएगा आपका एक्स हो जाएगा। तो ए नोट माइनस ए को हम क्या लिख सकते हैं, एक्स, तो एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, के टी हो जाएगा। इस तरीके से आपके पास में यहाँ पे देखो इंटीग्रेशन करने के बाद में आपको वैल्यू मिली है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन। ठीक है, तो इसको हम इक्वेशन लगा देते हैं नंबर 2। जो एक नंबर है वो आपकी डिफरेंशियल रेट इक्वेशन है, और सेकंड नंबर की जो इक्वेशन है इसे हम क्या बोलते हैं, इंटीग्रेटेड इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन। ठीक है, अब हम बात करते हैं यहाँ पे हाफ लाइफ के बारे में। ठीक है, हाफ लाइफ किस तरीके से निकालते हैं, हाफ लाइफ, तो हाफ लाइफ क्या होती है, हाफ लाइफ होती है ऐसा टाइम रिएक्शन के दौरान, ऐसा टाइम जिसपे इसकी रिएक्टेंट की जो कंसंट्रेशन है वो अपनी स्टार्टिंग कंसंट्रेशन की कितनी हो जाती है, आधी हो जाती है। इसका मतलब हम सबसे पहले यहाँ पे ये लेते हैं। ठीक है, आपके पास में रिएक्शन क्या, x इज इक्वल टू के टी, एक्स इज इक्वल टू के टी। अब मैंने क्या बोला, अगर आपके इस टी को आपको टी हाफ बनाना है, मतलब हाफ लाइफ टाइम बनाना है, तो इफ टी इज इक्वल टू टी हाफ, तो ऐसी कंडीशन में देन, ऐसी कंडीशन में जो अक्स क्या हो जाएगा आपका, देखो मैंने क्या बोला कि टी इज इक्वल टू अगर टी हाफ है, मतलब ऐसा टाइम जिसपे जो आपकी स्टार्टिंग कंसंट्रेशन है रिएक्टेंट की वो आधी हो जाती है। इसका मतलब स्टार्टिंग कंसंट्रेशन आपके पास में एनओ टी, ठीक है, और टी टाइम बाद में एक ऐसा टाइम जिसपे ये कंसंट्रेशन एक्स की वैल्यू वो कितनी हो जाएगी, स्टार्टिंग कंसंट्रेशन की आधी हो जाएगी। दैट मींस इफ टी इज इक्वल टू टी हाफ देन एक्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, एक्स इज इक्वल टू ए नॉट बाई 2 हो जाएगा। अब इस वैल्यू को हम क्या करेंगे, इसमें रख देंगे, किसमें, जो इक्वेशन नंबर 2 है इसमें। तो हम लिखते हैं फ्रॉम इक्वेशन 2, 2 नंबर इक्वेशन से, तो 2 नंबर इक्वेशन में हम ये वैल्यू रखेंगे। तो देखो x की जगह हम लिखेंगे ए नोट बाई 2 इज इक्वल्स टू के टी, तो k
डॉट टी क्या लिखेंगे हम, टी हाफ लगा देंगे, तो टी इक्वल टू टी हाफ, ठीक है। या टी हाफ को हम इधर रख लेते हैं, टी हाफ इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए नोट बाई टू, और के नीचे चला जाएगा, तो ए नोट बाई टू के। तो ये आपके पास में क्या आ जाएगी, हाफ लाइफ टाइम आ जाएगा, हाफ लाइफ, ठीक है। तो ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए हाफ लाइफ आपके पास में आ जाती है, ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन की इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन आ जाएगी, और ये आपके पास में जीरो ऑर्डर रिएक्शन की डिफरेंशियल रेट इक्वेशन आ जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से हमने जीरो ऑर्डर रिएक्शन के बारे में कंप्लीट बात कर ली है, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को और लाइक कर दीजिए। अगली क्लास में हम फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के बारे में बात करेंगे। ओके, थैंक यू।